वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 11, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ओके, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों बेसिकली शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, कितनी प्रकार की विधियां होती हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, जिसमें हमने देखा था बच्चों कि डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली थी बच्चों नंबर 1, पहली थी बच्चों फ्लक्स कंट्रोल मेथड। दूसरी थी बच्चों आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तीसरा था बच्चों टैप्ड कंट्रोल मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग को बेसिकली याद क्या रखना है बच्चों, थोड़ा सा मैं कल की क्लास को रिवाइज कर रहा हूं। इसमें हम लोग को याद क्या रखना था बच्चों कि ये विधियां जो है, तीनों विधि जो है किसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, डीसी सीरीज मोटर को। तो हम बात करेंगे फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। तो क्या हो रहा था बच्चों कि वो उसमें क्या कर रहे थे, एक रेजिस्टर लगा करके, एक अलग से प्रतिरोध लगा करके करंट को ड्रॉप करा रहे थे बच्चों, जिससे हमारी फ्लक्स कम हो रही थी। क्या हो रहा था बच्चों, एक प्रतिरोध लगा करके हम करंट को ड्रॉप करा रहे थे, जिससे हमारी फ्लक्स क्या हो रही थी बच्चों, ड्रॉप हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बच्चों, स्पीड में अंतर आ रहा था और स्पीड जो थी बच्चों वो बढ़ रही थी। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल बता दूं कि बच्चों एक स्पीड होती है ना, मैं यहां पे बता दूं एस स्पीड या बेस स्पीड बोल सकते हैं या रेटेड स्पीड बोल सकते हैं बच्चों। तो जो मोटर की रेटेड स्पीड होती है या बेस स्पीड होती है, वहां से क्या कर रहे हैं बच्चों कि फ्लक्स को कम करके स्पीड को बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या होगा कि रेटेड स्पीड की तरफ हमारी क्या होगी, मोटर तो बढ़ेगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, बढ़ जाएगी। अर्थात एन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा पहली विधि में। ठीक है, सेकेंड विधि हमने देखा था बच्चों कि हम आर्मेचर में एक एडिशनल रजिस्टर लगा करके क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि करंट को डिवाइड कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था बच्चों, वहां पे हम क्या कर पा रहे थे कि फ्लक्स हमारी बढ़ रही थी। अर्थात वहां पे फ्लक्स को हम इंक्रीज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बच्चों कि वहां पे हमारा जो स्पीड है वो कम हो रहा था। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो मोटर की रेटेड स्पीड होती है या बेस स्पीड जो होती है, उससे उसकी स्पीड क्या हो रही थी बच्चों, कम हो रही थी। क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो मैं यहां पे क्या बना दूंगा, कम हो रही थी। ये पहली विधि हो गई बच्चों, स्पीड ज्यादा हो रही है, कौन सी, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। दूसरी क्या हो गई बच्चों कि हमारी जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि करंट को डाइवर्ट करके फ्लक्स को कम कर रहे थे, फ्लक्स को बढ़ा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था बच्चों, हमारी स्पीड कम हो रही थी। तो क्या कहेंगे हम, बेस स्पीड से या रेटेड स्पीड से हमारी स्पीड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तब बात करेंगे पहली में, केवल हम लोग जो क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। दूसरे में क्या है, आर्मेचर मेथड। तो आर्मेचर मेथड में क्या कर सकते हैं बच्चों, केवल स्पीड को हम कम कर सकते हैं। ओके, स्पीड को केवल कम कर सकते हैं, स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तीसरी जो मेथड थी हमारी बच्चों डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने की, वो थी टैप्ड कंट्रोल मेथड। अर्थात हम टैपिंग करके वोल्टेज को कम ज्यादा करके हम क्या कर रहे थे बच्चों, स्पीड को परिवर्तित कर रहे थे। तो तीसरी मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे मैंने कुछ गलत आपको समझा दिया था, वहां पे कुछ पॉइंट गलत थे, उसको मैं आज करेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं पिछला क्लास को रिवाइज कर रहा हूं बच्चों। तीसरा जो है टैप्ड कंट्रोल मेथड, उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्पीड जो है वो कम और ज्यादा हो सकती है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। तीसरी जो मेथड है उसमें भी क्या हो सकता है, केवल स्पीड इंक्रीज हो सकती है। मतलब जो रेटेड स्पीड है या बेस स्पीड है बच्चों, उससे स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं टैप्ड कंट्रोल मेथड में भी। ओके, आई होप इसको आप करेक्ट कर लेंगे। कल मैंने बता दिया था बच्चों, कल की क्लास में, कि हम स्पीड कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं, किसमें, टैप्ड कंट्रोल मेथड में, पर ऐसा नहीं है। टैप्ड कंट्रोल मेथड में डीसी सीरीज मोटर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बेस स्पीड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बेस स्पीड से केवल स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों विधियां थी जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। पहली विधि है बच्चों फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जिसमें हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड केवल बढ़ेगी, स्पीड घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें लॉसेस
कम होते हैं। सेकंड है बच्चों आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर में हम क्या कर रहे थे बच्चों कि करंट को डाइवर्ट करके फ्लक्स को बढ़ा रहे थे, जिससे हमारी स्पीड कम हो रही थी। लेकिन हम यहाँ पे करंट को सॉरी हमारी स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। यह विधि जो है तो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती बच्चों, खराब होती है। रीजन उसका ये है बच्चों की इसमें लॉसेस जो है थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। थर्ड मैंने बताया था बच्चों टैप्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड कंट्रोल मेथड मैंने बता दिया था बच्चों की स्पीड कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। केवल हम टैप्ड कंट्रोल मेथड में स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। अर्थात रेटेड या बेस स्पीड से हम ज्यादा कर सकते हैं, बेस स्पीड से कम नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका मैंने उपयोग बताया था बच्चों, एप्लीकेशन इस मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का हमने देख लिया कंट्रोल करने की 3 विधियां हैं। फिर हमने इसका उपयोग देखा था बच्चों, इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः मेनली ट्रैक्शन मोटर में करते हैं, संकर्षण मोटर में करते हैं, रेलवे के इंजन में, रेलवे डिपार्टमेंट में। ओके, आई होप आप इतना अगर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही जो है तो बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। हमेशा मैं बात कर रहा हूं रेटेड स्पीड की, जो हमारी मोटर की रेटेड स्पीड होती है या बेस स्पीड होती है, उससे पहली विधि में क्या होगा बच्चों, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दूसरे में क्या होगा बच्चों कि आर्मेचर में केवल हम स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। और टैप्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है बच्चों, केवल स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। लॉसेस में है ना, सेकंड वाले में क्या है, ये आर्मेचर जो हमारे पास में आर्मेचर कंट्रोल मेथड होती है, इसमें लॉसेस ज्यादा होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, यूज नहीं करते हैं, इसलिए यह विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। आई होप कल का आपका जो है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, और जो गलतियां हुई थी, थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था टैप्ड कंट्रोल मेथड में कि हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, केवल हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम देखते हैं बच्चों, पहला टॉपिक है शंट तथा कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल। मैं यहाँ पे क्यों दोनों की बात कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि दोनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए सेम विधियां होती हैं। हमको कंपाउंड को अलग से नहीं पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे दोनों बच्चों, जो भी मेथड पढ़ेंगे वो दोनों के लिए हो जाएगा, शंट तथा कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो बच्चों अगर एग्जाम में आता है कि शंट मोटर को कितने प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं बच्चों 4 टाइप्स, है ना, ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं। या हम कंपाउंड मोटर की बात करेंगे तब भी हम कहेंगे कि शंट तथा कंपाउंड मोटर को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां होती हैं। पहली कौन सी होती है बच्चों, तो पहली होती है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरी होती है बच्चों आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और तीसरा होता है वोल्टेज, और चौथा होता है वार्ड-लियोनार्ड मेथड। ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड बच्चों जो है तो अलग से नहीं है, ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड में ही हम लोग इसको पढ़ लेंगे, पर ये वार्ड-लियोनार्ड जो सिस्टम होता है इसका हम सर्किट डायग्राम बना करके समझेंगे कि इसमें हम लोग कैसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे हमारी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड। मैं एक ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं इन तीनों के चारों मेथड के बारे में। तो बच्चों जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है एज इट इज सीरीज मोटर की तरह ही कार्य करती है, हम विस्तार में समझेंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे, हम फ्लक्स कम करेंगे जिससे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कम नहीं हो सकती है, ठीक है। वही पे हम बात करेंगे बच्चों आर्मेचर कंट्रोल मेथड में, उसमें भी क्या होता है बच्चों कि हम फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को यहां पे बच्चों क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात दूसरी मेथड जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है उसमें भी हम वही करेंगे बच्चों जो हमने सीरीज में किया था। क्या कर सकते हैं, स्पीड को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कम कर सकते हैं। लेकिन हम थर्ड में चेंजेस देखेंगे बच्चों, वहां पे टैप्ड कंट्रोल मेथड था, यहां पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ये दो जो है तो ऊपर के सेम है, लेकिन तीसरा जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है बच्चों वो चेंज है। वहां पे टैप्ड कंट्रोल मेथड था, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा जो स्पीड है मोटर की, वो स्पीडर की मोटर की जो स्पीड होती है बच्चों कम होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड में बेस स्पीड से या रेटेड स्पीड से स्पीड को क्या कर सकते हैं, केवल बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। वहीं पे हम आर्मेचर की बात करें बच्चों तो सेम क्या होगा, यहाँ पे स्पीड को हम कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है बच्चों इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे केवल क्या होगा बच्चों, स्पीड कम होगी, यहाँ पे भी हम स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों मेथड को पढ़ाऊंगा और वार्ड-लियोनार्ड मेथड का मैं डायग्राम बना करके आपको समझाऊंगा बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये कैसे कंट्रोल करता है। ओके,
तो हम लोग अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों फ्लक्स कंट्रोल मेथड का। पहला है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ओके, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ओके बच्चों। तो डायग्राम बच्चों हम लोग दोनों के लिए बनाएंगे, क्योंकि शंट और कंपाउंड मोटर बना जो है तो पढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास में दो कॉइल हो जाएंगी, एक हो जाएगी बच्चों रेजिस्टिव हम लगा देंगे, और एक लगा देंगे बच्चों हम कॉइल, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बीच में हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम एक बीच में क्या करेंगे, आर्मेचर कर देंगे, आर्मेचर वाइंडिंग कर देंगे, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई दे देंगे, ये हमारा जो है तो वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमारी करंट कहां से कहां फ्लो होगी, तो बता दो बच्चों, प्लस से माइनस की ओर करंट हमारी फ्लो होगी। यहां पे हमारी आईएल फ्लो हो रही होगी, लाइन करंट फ्लो हो रही होगी। आगे हम लोग जाएंगे बच्चों तो हमको दो रास्ते मिलेंगे, ठीक है। यहां पे हमारी जो करंट है ना वो डिवाइड होगी, क्या होगी, डिवाइड होगी। कुछ करंट हमारी कहां पे जाएगी बच्चों, यहां पे जाएगी, जिसका हम नाम देंगे आईए, और यहां पे हमारी एक करंट आगे निकल करके जाएगी बच्चों, जो कि यहां पे कॉइल में जाएगी और रेजिस्टिव सर्किट में भी जाएगी। इस करंट को हम बोलेंगे बच्चों ISH। ये होती है सीरीज करंट, एक होती है शंट करंट, है ना। तो जो आर्मेचर करंट होगी उसको हम सीरीज करंट में कंसीडर करेंगे, और जो यहां पे आएगी बच्चों कॉइल और रेजिस्टिव सर्किट में, उसे हम बोलेंगे शंट करंट। आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो रेजिस्टिव सर्किट लगी है बच्चों, ये वेरिएबल प्रतिरोध है ना। अब हम क्या कह सकते हैं इसको, वेरिएबल प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, है ना। अब यहां पे देखेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, कि अगर यहाँ पे हमारा ISH होगा तो प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, RSH होगा, ठीक है। यहां पे हम IA की बात कर रहे हैं, अगर IA करंट है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध RA होगा। यहां पे हम आर्मेचर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो EB जरूर होगी, तो हम EB बना देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि करंट का इनकमिंग कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, इसके इसमें फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध RSH क्या होता है, बढ़ता है, जिससे क्या होता है बच्चों, ISH इक्वल्स टू V अपन RSH के बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है ये कि इसमें फील्ड वाइंडिंग, इसमें फील्ड वाइंडिंग, इसमें फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध RSH इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा बच्चों, ISH इक्वल्स टू V अपान क्या हो जाएगा, RSH हो जाएगा, ठीक है। RSH के कारण देखो अब क्या होता है, करंट जो होती है ना प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या होगा, इस कारण से क्या होगा बच्चों कि करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। के कारण ISH का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ओके, कम हो जाता है। इसके कारण क्या होगा बच्चों, कम हो जाता है, और जो हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारी फ्लक्स होती है वो समानुपाती होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो हम क्या करेंगे, ISH के जब समानुपाती होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ISH कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगी बच्चों, कम हो जाती है, फ्लक्स भी क्या होती है, कम हो जाती है। और हम यहीं पे बात करें, और जो स्पीड होगी बच्चों कैसी होती है, हम जानते हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/5 होती है। अब क्या होगा, यहां हम देख रहे हैं फ्लक्स कम हो रही है, करंट कम हो रही है, तो ऑब्वियसली करंट जब कम हो रही है तो फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा,
स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहली विधि में क्या बताया कि आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जो रेटेड स्पीड होती है, जो बेस स्पीड होती है, उससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहूंगा मैं कि पहली विधि में क्या हो रहा है, आपकी स्पीड जो है क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। इसको केवल बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। ये होता है बच्चों बेस स्पीड। ठीक है, यहां पे मैंने लिख भी दिया बेस स्पीड, या इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, रेटेड स्पीड। तो पहली विधि क्या हो गई कि हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या हो रही, इंक्रीज हो रही बेस स्पीड से। ओके, तो ये हो गया बच्चों पहला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं बच्चों कि इस विधि से और क्या हो सकता है ना। तो यहां पे क्या हो गया, एन जब बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगी बच्चों, कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए इस विधि से केवल स्पीड को कम कर सकते हैं, एक मिनट। इसलिए स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो पहली मेथड है ना, वो रेटेड स्पीड से इंक्रीज स्पीड कर सकता है, कम नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ करंट कम हो रही है, फ्लक्स कम होगा। जब फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इस विधि से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि इस विधि से हम रेटेड स्पीड से कम नहीं कर सकते हैं, केवल हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट और है बच्चों। अब मैं यदि बात करूं कि नो लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग क्या हो, जल जाए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बच्चों, खतरनाक हाई स्पीड में रोटेट करेगी। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड उसकी हो जाएगी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि नो लोड की स्थिति में, जब किसी भी मोटर में, जब कोई मोटर चल रही हो, उसमें कोई लोड ना हो, नो लोड की स्थिति में जो हमारी शंट मोटर होती है, उसकी फील्ड वाइंडिंग यदि क्या हो बच्चों, जल जाए, तो उसकी जो मोटर की स्पीड होगी उस समय पे क्या होगी, वो अनंत कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड में रोटेट कर रही होगी। ठीक है, खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नो लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जल जाती है, जल जाए, तो हम मान के चलते हैं यदि जल जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, तो उसकी स्पीड खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको पूछ लेता है। मैं बता दूं आपको कि आईटीआई के बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या पूछ लेते हैं, कभी कभी जो इंटरव्यूज लेते हैं ना, वो लोग ये पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो कह देगा कि यदि हमारे पास शंट मोटर है और वो नो लोड पे वर्क कर रही है, यदि उसकी फुल वाइंडिंग जल जाए तो बच्चों क्या होगा। तो हमको आंसर देना है कि सर यदि आप इस कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में अगर फील्ड वाइंडिंग जल जाती है, उस कंडीशन में उसकी जो स्पीड होगी वो खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी, डेंजरस स्पीड हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड में वो रोटेट होगी। बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, उसको बता दूं। यदि फुल लोड की स्थिति में, अब यदि हम फुल लोड की बात करें, नो लोड की हम बात कर रहे थे, ध्यान रखना। यदि फुल लोड की स्थिति में, यदि फुल लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग
खुल जाए तो क्या होगा, खुल जाए, जले नहीं, ओपन हो जाए, ठीक है, खुल जाए तो मोटर, तो मोटर के आर्मेचर, मोटर के आर्मेचर में बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ ईबी जिसको हम बोलते हैं, बैक ईएमएफ शून्य होने से, बैक ईएमएफ शून्य होने से, बैक ईएमएफ शून्य होने से वह ज्यादा करंट लेती है, वह ज्यादा धारा लेती है, ज्यादा धारा लेती है और जल जाती है, और जल जाती है। बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में ही तो एग्जाम में तो आते ही हैं, बट ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे हैं, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली है बच्चों, ये प्रैक्टिकली थ्योरी मैंने पढ़ाया है, मतलब प्रैक्टिकल में आप इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला है बच्चों, यदि नो लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जल जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी? खतरनाक होगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों कि यदि फुल लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए, मतलब उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? उसमें आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ बनेगा, है ना, बैक ईएमएफ क्या होगा बच्चों? शून्य होने से वह जल जाती है क्योंकि धारा ज्यादा लेने लगती है। अब होगा क्या कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है ना वो ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी बैक ईएमएफ बनेगा नहीं, जब बैक ईएमएफ बनेगा नहीं तो क्या होगा बच्चों? ज्यादा करंट लेगी और जल जाएगी। ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली विधि क्या कह रहा है बच्चों कि हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे सप्लाई देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले आईएल करंट फ्लो होगी। आईएल करंट कहां पे जाएगी? इस ब्रांच में जाएगी। ब्रांच हमारे पास क्या है बच्चों? दो हैं, तो करंट क्या होगी? डिवाइड होगी। सीरीज करंट हमारी आईएससी कहां पे जाएगी? आईएससी यहां पे फ्लो होगी, साथ में आईएसएच आगे जाएगा। जब आईएसएच आगे जाएगा तो क्या होगा बच्चों? जब आईएसएच आगे जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होने के कारण वहां पे कुछ ड्रॉप होगी और वहां पे आईएसएच भी होगा। ठीक है, क्या होगा? आईएसएच होगा इस कॉइल में। अब आईएसएच आरएसएच दोनों जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है बच्चों कि हमारी जो इस वाइंडिंग में क्या होगा कि इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ने के कारण करंट कम होगी। करंट कम होगी तो क्या होगा बच्चों? फ्लक्स कम होगा। तो यदि फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा? स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों? फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद प्रोणुपात में काम करती है। इसलिए कह सकते हैं बच्चों कि इस विधि से क्या कर सकते हैं? हम केवल स्पीड को बढ़ा सकते हैं। रेटेड स्पीड से, बेस स्पीड से बढ़ा सकते हैं स्पीड को, बेस स्पीड से स्पीड को कम नहीं किया जा सकता है इस विधि में। और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो लास्ट में मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नो लोड की स्थिति में शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जल जाए तो उसकी स्पीड डेंजरस हो जाती है, खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। वही हम बात करें कि शंट मोटर की जो स्थिति है, जो शंट मोटर जो है फुल लोड पर अगर जो क्या हो बच्चों उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा? मोटर के आर्मेचर में करंट ही नहीं बनेगी। जब बैक ईएमएफ ही नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो ज्यादा करंट लेगी और जल जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों सेकेंड मेथड जो कि है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होगा बच्चों? जैसे हमने सीरीज मोटर में पढ़ा था सेम वैसे ही होगा, बस डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर काम उसका वही होगा कि रेटेड स्पीड से स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? केवल कम कर सकते हैं। बेस स्पीड से कम कर सकते हैं पर उसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। वही मैं यहां पे आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड बच्चों। दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड दूसरा है बच्चों आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब इसमें हम बात कर रहे हैं सीरीज और शंट की। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक कॉइल ले लेंगे। ये हमने बच्चों एक कॉइल ले लिया है ना। कॉइल में हमने एक जो है तो कॉइल के बीच में क्या करेंगे बच्चों? सेम जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था, बस इसमें क्या करेंगे कि जो वेरिएबल प्रतिरोध हम कहां पे कनेक्ट करेंगे बच्चों? आर्मेचर कॉइल में। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने बच्चों वेरिएबल प्रतिरोध। ठीक है, क्या ले लिया ये हमने ले लिए वेरिएबल प्रतिरोध ले लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग जो है इस आर्मेचर को, ये आर्मेचर को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा आर्मेचर कनेक्ट हो गया। अब होगा क्या बच्चों कि ये ईबी जो होगी वो कितनी बनेगी, डिपेंड करेगा वेरिएबल प्रतिरोध पे। ठीक है, किस पे, वेरिएबल प्रतिरोध पे। ठीक, परिवर्तित प्रतिरोध, हिंदी में बोलेंगे परिवर्तित प्रतिरोध, जिसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। आईटीआई के लैब में आपको देखने को मिल जाता है, एक राउंड सर्कल टाइप से होता है, उसमें बहुत सारी तार लटकी हुई होती हैं, उसको हम खिसका लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल प्रतिरोध। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली हम आर्मेचर की बात कर रहे हैं तो आईए होगा और आरए होगा, है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर करंट होगी, प्लस माइनस हम दे देते हैं ईबी को और इसको कनेक्ट कर देते हैं बच्चों सप्लाई से। अब क्या होगा, यहां पे जब हमारी सप्लाई आएगी तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं, तो हम कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई वोल्टेज को, ये हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, प्लस माइनस हमने कनेक्ट कर दिया, ओके, क्योंकि डीसी की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो करंट है यहाँ पे फ्लो होगी, यहाँ पे करंट हमारी फ्लो होगी बच्चों, तो करंट जब जाएगी तो कहां पे जाएगी, इस जंक्शन में जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जंक्शन किसे बोलते हैं, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हो उसे हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 है, इधर भी तार जा रही है, इधर भी आ रही है, इधर से आ रही है, ये जंक्शन हो गए, यहां से करंट हमारी डिवाइड हो जाएगी बच्चों, एक करंट यहां जाएगी और एक करंट यहां जाएगी। अब हो गया, यहाँ पे हमारी करंट जो होगी वो कौन सी होगी, आईएसएच होगी। यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा बच्चों कौन सा होगा, आरएसएच होगा, क्योंकि कॉइल है मतलब उसके कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आईएसएच फ्लो हो रही है। यहाँ पे हमने लिख दिया है बच्चों आईए आरए, ये हमारी जो है तो आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध हो गया। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि हो क्या रहा है ना, तो इससे आर्मेचर का कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, जिससे आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। आईए आरए बढ़ने के कारण इससे आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है। हम कह सकते हैं जो यहाँ पे स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बच्चों, ईबी के होती है, किसके, ईबी के। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो स्पीड होती है हम ईबी को कैसे लिख सकते हैं, v माइनस आई ए आर ए, और वहीं पे हम ईबी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v माइनस आई ए, है ना, v माइनस आई ए आर ए। यदि हम क्या करें, आई ए आर ए को बढ़ा दें तो ईबी क्या होगी, कम हो जाएगी, जब ईबी कम होगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे हम जो है तो क्या कर रहे हैं इसमें, है ना, इससे आर्मेचर का कुल प्रतिरोध लिख लेते हैं, इससे आर्मेचर का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, जिससे आर्मेचर के सापेक्ष, आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप आईए आरए बढ़ जाता है, आईए आरए बढ़ जाता है। होता क्या है बच्चों, ये वेरिएबल प्रतिरोध लगाने के कारण, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के कारण क्या होता है, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जिससे आर्मेचर के सापेक्ष जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आईए आरए वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, हमारी ईबी जो होगी वो कम बनेगी, है ना। क्या होगा बच्चों, ये बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है, जिससे आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, और मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है, और मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है, मोटर की
स्पीड भी कम हो जाती है, कम हो जाती है। आई होप आपको यह विधि भी समझ में आई होगी। इस विधि में क्या हो रहा है बच्चों, हम करंट दे रहे हैं, करंट आ रही है, डिवाइड हो रही है, एक आर्मेचर करंट बन रही है, एक शंट करंट बन रही है। शंट करंट का प्रतिरोध हो गया। आर्मेचर में क्या हो रहा है, आर्मेचर में एक तो RA है ही, लेकिन यहां पे एक वेरिएबल प्रतिरोध भी हो गया बच्चों, जिससे हमारा इस ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है कि आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा बच्चों, IA बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आर्मेचर को मिलने वाली धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे हमारी मोटर की स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब मैं इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दूं, है ना। क्या होता है बच्चों की जो हमारी एन होती है, जो स्पीड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईबी के। इस चीज को आप ध्यान रखना। किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। किस कौन कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं, शंट कंपाउंड मोटर में। तो शंट कंपाउंड मोटर के आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है बच्चों, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ईबी के समानुपात में काम करती है। यदि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमारी ईबी कम हो रही है, क्योंकि सप्लाई को उसको जो मिलने वाला वोल्टेज कम हो रहा है, तो ईबी कम बनेगी। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, एन इक्वल्स टू ईबी, है ना। n इक्वल्स टू ईबी का वैल्यू रख देते हैं, तो हम जानते हैं V माइनस IA RA होता है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली IA RA, यहां पे मैंने लिखा ना बच्चों, IA RA बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि हमारी जो उसको मिलने वाली वोल्टेज होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि यदि हम क्या करें, IA RA को बढ़ा दें, है ना, इसको बढ़ा दें, तो क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, हमारी ईबी जो होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ईबी कम हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एन जो होगा हमारा वो कम हो जाएगा। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस विधि में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल एक चीज कर रहे हैं कि प्रतिरोध ज्यादा कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रतिरोध हम लोग बढ़ा देते हैं ओवरऑल सर्किट का, उससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो हमारी मोटर की जो वोल्टेज होगी वो भी कम हो जाएगी। जब वोल्टेज कम मिलेगा, है ना, जब आर्मेचर को मिलने वाला वोल्टेज ही कम हो जाएगा, उसका ईबी भी कम हो जाएगी, जिससे उसकी स्पीड भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बेसिकली इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, केवल मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में केवल स्पीड को हम बेस स्पीड से या रेटेड स्पीड से कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। कैसे कम कर सकते हैं बच्चों, प्रतिरोध को बढ़ा के। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज मिलने वाला जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो हम ईबी कम हो जाएगी, और जब ईबी कम हो जाएगी तो हमारी स्पीड भी और कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है कि जो एन होता है, जो स्पीड होती है, वो समानुपात में काम करती है किसके, ईबी के। कौन सी कंडीशन में, शंट तथा कंपाउंड मोटर की कंडीशन में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों यह विधि कैसी है। तो इस विधि से मोटर की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, हमने बता दिया, रेटेड स्पीड से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका एक पॉइंट है बच्चों कि इस विधि से, है ना, यह विधि जो है सबसे खराब होती है, क्योंकि इस विधि में सीरीज रेजिस्टेंस में पावर लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चों कि यह विधि जो है ना सबसे ज्यादा खराब होती है। यह विधि सबसे ज्यादा खराब होती है, सबसे ज्यादा खराब होती है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, श्रेणी प्रतिरोध, सीरीज रेजिस्टेंस में पावर लॉस ज्यादा होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यह विधि जो है तो दूसरी विधि है। दूसरी विधि में क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को बढ़ा करके वोल्टेज कम कर रहे हैं, वोल्टेज कम होगा तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। यही विधि है बच्चों जिसको हम लोग नियंत्रण जो है तो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर नियंत्रण विधि कहते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके आर्मेचर में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतिरोध लगा करके, वेरिएबल प्रतिरोध लगा करके उसकी स्पीड हम लोग कम कर रहे हैं। ये याद जरूर रखना बच्चों कि इसमें जो स्पीड होती है फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती है, किसमें,
फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है। वोल्टेज कम करके हम स्पीड को यहाँ पे कम कर रहे हैं आर्मेचर के विधि में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये आईटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई एग्जामों में ऑलरेडी ये पूछा गया है बच्चों डायरेक्टली कि जो शंट तथा कंपाउंड मोटर है उनकी कंट्रोल विधियां कितने प्रकार की होती हैं, या इनमें हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा हम जो डीसी मोटर है उसकी रेटेड स्पीड को हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या कांस्टेंट हम चेंज नहीं कर सकते, या इनमें से सब या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनमें से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक में स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं, दूसरे में कम कर सकते हैं, और तीसरे में हम लोग देखेंगे बच्चों की क्या कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कम ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं बच्चों थर्ड हमारे पास जो मेथड है उसको देख लेते हैं। थर्ड मेथड में आप पढ़ा दूंगा बच्चों आज आप लोग को वोल्टेज कंट्रोल मेथड, कल मैं पढ़ाऊंगा फिर वार्ड लियोनार्ड मेथड, कल मैं उसका पूरा सर्किट डायग्राम लेकर के आऊंगा और फिर उसको जो है तो कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। तो 5 मिनट में हम लेक्चर फिनिश करेंगे। वोल्टेज देख लेते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड को। तो थर्ड है बच्चों वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये तीनों विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया हूं, आपको पढ़ना है, नोट करना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो वोल्टेज नियंत्रण विधि कौन सी है बच्चों, क्या क्या इस पे करेंगे वो थोड़ा सा एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। तो हम लेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों कि हमारे पास में एक रेजिस्टर लग जाएगा, ये मैंने रेजिस्टर लगा लिया, वेरिएबल रेजिस्टर। हम सभी जगह क्या कर रहे हैं, परिवर्तित प्रतिरोध जरूर लगा रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां हमारी आईए करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे आरए भी होगा, या मेरा आर्मेचर हो गया, प्लस माइनस हमने दे दिया है ना, यहाँ पे हमने ये ईबी ले लिया। अब हमारी जो सर्किट है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्वाइल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वाइल लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज देंगे तो रजिस्टर पहले ही लगा हुआ है इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या है, रजिस्टर पहले ही लगा हुआ, डायरेक्ट रजिस्टर ही कंट्रोल कर रहा है। आगे हमारा जो करंट है डिवाइड बाद में हो रही है, पहले रजिस्टर ही क्या कर रहा है कि करंट वोल्टेज को चेंज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है या ज्यादा ड्रॉप करा रहा है। तो ये हमारा हो गया प्लस, ये हमारा हो गया माइनस, ये हमारा हो गया बच्चों सप्लाई वोल्टेज, ओके, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा जो प्लस टर्मिनल है, यहाँ से हमारी करंट फ्लो होगी। करंट सबसे पहले कहां जाएगी बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस में, परिवर्तित प्रतिरोध में। तो परिवर्तित प्रतिरोध क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे हमारी करंट को क्या कराएगा, ड्रॉप कराएगा। फिर बाकी बच्चों की करंट आगे जाएगी, जिससे क्या होगा, वोल्टेज कम मिलेगा। वोल्टेज कम मिलेगा तो हमारी क्या होगी बच्चों, वोल्टेज कम मिलेगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ये आर को बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों किसमें, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। अब इसको लिख करके मैं आपको समझा देता हूं। यह विधि सामान्य स्पीड पर, यह विधि सामान्य स्पीड पर, सामान्य मतलब नॉर्मल स्पीड, ठीक है, सामान्य स्पीड के लिए, सामान्य स्पीड के लिए जब परिवर्तित प्रतिरोध का है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान R इक्वल्स टू 0 ओम होता है, तब मोटर की स्पीड कांस्टेंट रहती है। तब मोटर की स्पीड कांस्टेंट मतलब होता है बच्चों स्थिर होना, है ना, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहती है, ठीक है, स्थिर रहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि जब हम क्या करें
जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान 0 कर दें, उस कंडीशन में हम देखेंगे बच्चों क्या होगा कि जो हमारे मोटर की स्पीड होगी वो फिक्स होगी, स्थिर होगी, कांस्टेंट स्पीड पे वो रन कर रही होगी। मतलब वेरिएबल प्रतिरोध अगर हटा दें, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया बच्चों, जैसे हमारी मोटर का सर्किट डायग्राम होता है वही का वही है, मैंने सिर्फ एक चीज किया है इसमें क्या किया बच्चों, अलग से उसके सर्किट में करंट जैसे इंटर कर रही है वैसे क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया है। अगर ये प्रतिरोध को हटा दें तो नॉर्मल हमारी मोटर रोटेट हो रही होगी। क्या हो रही होगी बच्चों, नॉर्मल रोटेट हो रही होगी। अब जब नॉर्मल रोटेट हो रही होगी तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रही होगी, ऑब्वियसली समझ रहे हैं ना। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसके मान को बढ़ा दें, अगर वेरिएबल प्रतिरोध का मान 0 ना हो तब क्या होगा, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जब हमारा जो परिवर्तित प्रतिरोध है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जब आर है ना, परिवर्तित प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि हम यहां पे रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके कारण सप्लाई वोल्टेज भी कम हो जाती है, जिसके कारण सप्लाई वोल्टेज कम हो जाती है, तथा मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है, मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है। ओके, आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। पहली कंडीशन, जब प्रतिरोध का मान 0 हो तब मोटर नॉर्मल चलती रहेगी, अपने कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, नॉर्मल चलेगी, जैसे हम कहते हैं कि भैया हमारी जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड रोटेट हो रही है। लेकिन वहीं पे हम इस रजिस्टर को क्या करें, एक्टिव कर दें, मतलब उसको कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ मान हो। जब रजिस्टर का कुछ ना कुछ मान होगा बच्चों तो क्या होगा, जब रजिस्टर का मान बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज कम मिलेगी, सप्लाई वोल्टेज कम मिलेगी, क्या होगा बच्चों, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, मैं यहां पे लिख के आपको समझा देता हूं क्या हो रहा है एक्चुअली में। पहले क्या हो रहा है बच्चों, प्रतिरोध को हम बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये तीनों शॉर्ट में मैंने लिख करके आपको समझा दिया। इस विधि के द्वारा मोटर की स्पीड रेटेड स्पीड से कम की जाती है लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्पीड होती है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वोल्टेज के होती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है बच्चों, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ये बेस स्पीड हमारी हो गई, क्या हो गई, ये बेस स्पीड हो गई बच्चों। तो बेस स्पीड से हम क्या कर सकते हैं, केवल कम कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसको चाहें तो आप लिख भी लेना, क्या लिखेंगे बच्चों, कि इस विधि के द्वारा मोटर की स्पीड को केवल कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये सर्किट डायग्राम हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज को दिया, करंट इंटर की क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले करंट इंटर की, कहां पे गई, करंट गई रजिस्टर में। रजिस्टर को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक कंडीशन ऐसी देख रहे हैं कि रजिस्टर जब यहां पे ना लगा हो, जब यहां पे रजिस्टर ना लगा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट तार होगी। जब डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा होगा, तब हमारी मोटर क्या रन कर रही होगी, अपने रेटेड स्पीड से या अपने कांस्टेंट स्पीड से या स्थिर स्पीड से हम कह सकते हैं कि वो रन कर रही होगी या रोटेट कर रही होगी। वही हम क्या करें बच्चों, अवरोध पैदा कर दें। कहते हैं ना, मैं अगर क्या करूं बच्चों, घर से निकलूं, मैं घर से निकला मोटरसाइकिल को लेकर के, मोटरसाइकिल को मैंने स्टार्ट किया। अब मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, मान लो हम मान लेते हैं 60 के स्पीड में भगा रहा हूं मैं। अब 60 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, बीच में ब्रेकर आ गया। ब्रेकर आएगा तो क्या होगा बच्चों, जब ब्रेकर नहीं आएगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब मैं 60 की स्पीड में जा रहा हूँ। लेकिन 1 किलोमीटर बाद क्या हुआ बच्चों, या आधे किलोमीटर बाद क्या हुआ बच्चों, एक ब्रेकर आया। ब्रेकर आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ ब्रेकर। वही यहां पे हो रहा है बच्चों,
कि अगर हम क्या करें, रजिस्टर का काम ही ब्रेकर के रूप में होता है बच्चों। ब्रेकर का मतलब होता है हमारी गाड़ी को स्पीड से कम करना, मतलब अवरोध पैदा करना। वहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है ना सर्किट में, तो जैसे करंट फ्लो होती है और बीच में यदि रजिस्टर आ गया तो क्या करता है बच्चों, वो अपोज करता है। क्या करता है कि करंट के फ्लो का अपोज करता है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारी करंट या जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं बच्चों, उनको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन रोक नहीं पाता है, उसमें कुछ टाइमिंग क्या करता है, कुछ टाइम डिले कर देता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं बच्चों को वहां पे क्या हो रहा है, एक अवरोध पैदा हो रहा है। मैंने एकदम सिंपल उदाहरण दिया। आप अपने घर से मोटरसाइकिल से निकलते हैं, यदि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छा हाईवे में जा रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा कि आपकी कांस्टेंट स्पीड में, मतलब एक निश्चित स्पीड में आप अपनी गाड़ी को चला रहे होंगे। अचानक क्या होगा बच्चों, एक ब्रेकर आएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वही क्या होगा, जब हम रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो हमारी मोटर रेटेड स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में घूम रही होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, ये रजिस्टर लग जाएगा, क्या करेगा, आने वाले वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। जब वोल्टेज कम करा देगा या वोल्टेज को कम कर देगा बच्चों, तो क्या होगा, हमें आगे सप्लाई वोल्टेज कम मिलेगा। जब सप्लाई वोल्टेज कम मिलेगा तो ईवी कम बनेगी, ईवी कम बनेगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को कम कर सकते हैं, बेस स्पीड से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं IMP लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। इससे पहली विधि मैंने क्या कहा था, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे जो n है वो डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पे, वोल्टेज पे। मैंने यहां पे क्या बताया था बच्चों अभी, यहां पे जो है स्पीड डिपेंड कर रहा था किस पे, ईवी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, थोड़ा सा अंतर है ना, सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ में जो है तो डिपेंड ये लोग करते हैं। आई होप आपको ये तीनों विधियां समझ में आई होगी। कल क्लास में बच्चों में डिस्कस करूंगा वर्ल्ड लियोनार्ड मेथड, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई लेकर के उसमें एक इंडक्शन मोटर लगाएंगे, एक जनरेटर लगाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे बच्चों किस प्रकार से उसका जो है तो फंक्शन काम करता है। फिर इसके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा और ये भी देखूंगा, बताऊंगा बच्चों कि इसका हम यूज कहां पे करते हैं। जैसे लाइक रोलिंग मिल हो गया, है ना, पेपर मिल हो गया, एलिवेटर हो गया, ब्लोमिंग हो गया, इसमें करते हैं। एक मैं दोस्त भी बताऊंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक डीसी मोटर और एक क्या करते हैं डीसी, है ना, इसमें एक डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर ले लेते हैं, अलग से दोनों कपलिंग करके फिर जो है तो क्या करते हैं उस परीक्षण को करते हैं, तो वो हम कल देखेंगे। आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, है ना, आज फिनिश करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। यदि बच्चों इस चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, यदि नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ सजेस्ट करना, है ना बच्चों। तो हम इस क्लास में यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।